चलो तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि मानव श्वसन तंत्र है वो कैसे काम करता है। जिन्होंने कल की क्लास ली थी उनको तो देखो थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है इतना? तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम की यदि हम बात करें ह्यूमन श्वसन तंत्र की, तो हम आ गए थे, आगे का जो हमारा नया टॉपिक आने वाला है हम लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन श्वसन अंगों के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे फेफड़े, यानी कि किसके बारे में? लंग्स के बारे में। सबसे पहले तो देखो मैं आपसे बात कर ही लेती हूँ कि ह्यूमन बॉडी में जो लंग्स है उनका कलर कैसा होता है, किस रंग के लंग्स है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो हमें पिंक कलर के दिखाई देते हैं, लेकिन कई सोच रहे होंगे कि कई बार तो टीवी में ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के भी दिखाता है। वो सब नतीजा है तंबाकू का। जब हम तंबाकू को रेगुलर यूज में लेते हैं उसमें निकोटीन आ रहा है, तो वो निकोटीन क्या करता है कि हमारा जो लंग्स है उसको सबसे ज्यादा इफेक्टिव करता है, और उसका जो कलर है वो पिंक से चेंज होके ब्राउन या फिर ब्लैक भी हो जाता है। टीवी में आप एड देखते होंगे कि तंबाकू जानलेवा है, क्यों है इस तरीके से। तो कलर ऑफ लंग्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? पिंक होते हैं। इसके बाद की बात करूं मैं स्टडी ऑफ लंग्स की। स्टडी ऑफ लंग्स यानी कि फेफड़ों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ लंग्स को किसे कहते हैं? हाँ हो ओम सिंह जी आप सही बोल रहे हैं। स्टडी ऑफ लंग्स को हम क्या कहते हैं? पुल्मोनोलॉजी। पुल्मोनोलॉजी आज से याद रखेंगे कि स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पुल्मोनोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। ये तो देखो बेसिक पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा कलर ऑफ लंग्स, लंग्स का जो कलर है वो कैसा होता है? पिंक, लाइट पिंक में हमें दिखाई देता है। स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़ों का जो अध्ययन है वो हम क्या कहते हैं? पुल्मोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर है इतना? इसके बाद की यदि मैं बात करूं कि फेफड़ों का जो वजन है, वेट है, ये कितना होना चाहिए, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली पूछ लिया जाता है। कमल मामराज सैनी जी हिंदी में पढ़ाओ। देखो पिंक गुलाबी हो गया। स्टडी ऑफ लंग्स, पुल्मोनोलॉजी, ये एक टेक्निकल वर्ड है साइंस का, तो हम इसको पुल्मोनोलॉजी ही बोलेंगे। आप लिख लेना हिंदी में पुल्मोनोलॉजी। अगर हम लंग्स के वेट की बात करें तो लंग्स का जो वेट होता है ये कितना होता है? 1.3 kg। ये आपको याद रखना है कि आपसे पूछ लिया जाए कि लंग्स का वेट कितना है, तो 1.3 kg। ऐसा जरूर होता है ह्यूमन में कि लेफ्ट वाला लंग थोड़ा छोटा होता है, बायां फेफड़ा छोटा होता है दाएं फेफड़े की तुलना में। उसका कारण क्या है उसकी बात अब करेंगे। तो ये बेसिक से 3 पॉइंट है, वो याद रख लेना। कलर हमारे लंग्स का पिंक होता है। स्टडी ऑफ लंग्स को हम क्या कह देते हैं जी? पुल्मोनोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर अपन वेट ऑफ लंग्स की बात करें तो ये लगभग कितना होता है? 1.3 kg होता है। आगे देखो, यदि मैं इसको एक स्ट्रक्चर से आपको समझाऊं, इसको मैं मिटा देती हूं। हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायग्राम से पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएगी। और ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाना, और नोट्स बना रहे हो तो मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते जाना। देखो इस तरीके से जो ट्रेकिया है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, इस तरीके से। ये हमारा है लेफ्ट लंग, बायां फेफड़ा। ध्यान से बनाना, थोड़ा सा बड़े छोटे का ध्यान ही रख लेना। क्योंकि इमेज से पढ़ेंगे तो कभी भूलने के चांसेस नहीं होते। इमेज हमारे माइंड में ज्यादा सेटअप होती है, ये तो आप सबको पता ही है। मैं बहुत बार इस चीज को बोलती हूं आपके सामने। एक बार मैं कंप्लीट डायग्राम बना देती हूं ताकि ये आपके समझ में आ जाए।
कुछ ऐसी ऐसी संरचनाएं आगे डिवाइड होती है और लास्ट में हमें कुछ ऐसी संरचनाएं देखने को मिलती है। मैं बेसिक सा नॉर्मल सा डायग्राम आप सबके सामने बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए एक एक चीज के बारे में। इस तरीके से फेफड़ों के बाहर की तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे हम प्लूरा झिल्ली के नाम से जानते हैं। सवाल बन जाता है फेफड़ों के बाहर की तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा झिल्ली। कुछ ऐसा सा डायग्राम हमें देखने को मिलता है। अब देखो इस डायग्राम को समझना, इस डायग्राम को समझना कि डायग्राम क्या बता रहा है आपको। सबसे पहले देखो हमारा ये जो लंग है इसे हम क्या कह देंगे, लेफ्ट लंग, या फिर क्या कह देंगे जी, बायां फेफड़ा। हम क्या कह देंगे, बाएं फेफड़े के नाम से जानेंगे। हमारा जो इधर वाला लंग है इसको हम कह देंगे राइट लंग, राइट लंग, या फिर आप क्या कह सकते हो, दायां फेफड़ा। एक चीज आप नोट कर रहे होंगे, हमारा जो बायां फेफड़ा है ये थोड़ा सा छोटा है, किससे, दाएं फेफड़े से। बायां फेफड़ा छोटा है किससे, दाएं फेफड़े से। इसका कारण देखना, कारण क्या है कि देखो मैंने यहां पे कुछ ऐसी संरचना बनाई है, दिख रही है सबको, दिख रही है ना। देखो राइट वाले लंग में और लेफ्ट वाले लंग में डिफरेंस देखना, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है रिब्स, जबकि यहां पे जो ये लंग है ये कुछ ऐसी शेप में पाया जा रहा है। अगर आपने मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर देखा है तो वहां पे आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि हृदय कहाँ उपस्थित होता है, जो कार्डियक नोट होती है यानी कि हृदय गुहा, और ये कार्डियक जो नोट है, हृदय गुहा है, वो कहाँ पाई जाती है, लेफ्ट लंग की तरफ। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है, हृदय है, वो किस तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। मतलब यहाँ पे हमारा हृदय उपस्थित होता है, इसलिए इस गुहा को हम कह देते हैं हृदय गुहा। किस नाम से जानते हैं, हृदय गुहा, या फिर इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कार्डियक नोट, कार्डियक नोट के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में देखो आपको ये बाहर की तरफ एक झिल्ली दिख रही होगी, इस झिल्ली का नाम है प्लूरा झिल्ली। किस नाम से जाना जाता है, प्लूरा झिल्ली के नाम से। तो आपसे सवाल बन जाए कि फेफड़ों के चारों तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन या झिल्ली को कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, प्लूरा झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखो ये जो भाग है, ये भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग आप सबने देखा होगा कि ये वाला जो भाग है इसे हम क्या कहेंगे, इस भाग को कहा जाता है ट्रेकिया। और आपको पता है कि ट्रेकिया को हम क्या कह सकते हैं, श्वास नली। हमारी जो श्वास नली है, विंड पाइप है, ये विंड पाइप आगे जाके दो भाग में डिवाइड होती है, फिर आगे डिवीजन होता है, और यहाँ पे किसकी उपस्थिति होती है, लंग्स की। तो जो एयर आ रही है, हम जो हवा ले रहे हैं, जो वायु ले रहे हैं, वो एयर किससे होते हुए आएगी, ट्रेकिया से। ऐसे श्वास नली से आई, फिर इनमें गई, ब्रांचेज में गई, फिर लास्ट में इनमें गई, और लास्ट में कहाँ जाके स्टोर होती है, वायु कूपिकाओं के अंदर। इस तरीके से जो एयर है ये कहाँ तक पहुंचती है, वायु कूपिकाओं तक। अब देखो आपको दोनों लंग्स के बीच में यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा ये स्पेस। इस स्पेस को क्या कहते हैं, तो इस स्पेस का नाम बहुत बार पूछा गया है कि दोनों लंग्स के बीच में पाया जाने वाला स्पेस क्या कहलाएगा, तो आपका आंसर आना चाहिए जी मीडिया स्टेनम। आप क्या कहेंगे, मीडिया स्टेनम के नाम से जाना जाता है किसको, जो दोनों लंग्स के बीच, दोनों फेफड़ों के बीच का जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, ये वाली, ये तो हो गया आपके हृदय गुहा, और ये जो स्पेस है दोनों लंग्स के बीच में, उसे हम क्या कह देते हैं, मीडिया स्टेनम कह देते हैं। क्लियर है क्या इतना, ये जगह क्या कहलाएगी, मीडिया स्टेनम। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक ऐसी संरचना पाई जाती है दोनों लंग्स के नीचे, दोनों फेफड़ों के नीचे। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। एक ऐसी संरचना पाई जाती है और इसे हम कहते हैं डायफ्राम। किस नाम से जाना जाता है, डायफ्राम। आजकल एग्जाम में क्या हो रहा है, डायफ्राम का फंक्शन ज्यादा पूछा जा रहा है कि डायफ्राम का काम क्या है।
अब देखो आगे की बात करते हैं कि हमने इतनी बात कर ली। अब ये जो ट्रेकिया है हमारी, ये ट्रेकिया कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? इन दो भागों में। जब ट्रेकिया दो भागों में डिवाइड होती है तो इनको किस नाम से जाना जाता है? तो इनका नाम मैं यहां लिख देती हूं। ये जो दोनों ब्रांच आपको दिख रही है, यानी कि शॉर्ट में समझो, ये हमारी ट्रेकिया और ये यहाँ पे पहली बार डिवीजन कर रही है, पहली बार विभाजन कर रही है। तो ये जो डिवीजन वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई का नाम सुना होगा आपने, ब्रोंकाई लिखा हुआ मिलता है, ब्रोंकाई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रोंकाई क्या होती है, तो ब्रोंकाई क्या होती है? हमारी जो श्वास नली है वो पहला जो विभाजन करती है, पहला जो डिवीजन करती है, उसे हम क्या कह देते हैं? ब्रोंकाई कह देते हैं। या फिर आपको हिंदी में वायु नलिका भी लिखा हुआ मिल सकता है, वायु नलिका या फिर ब्रोंकाई। आगे देखो कि जब ये ब्रोंकाई इस तरीके से छोटी छोटी और ट्यूब में डिवाइड हो गई, छोटी छोटी ट्यूब्स में, इन ट्यूब्स को किस नाम से जाना जाता है? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। और इन ब्रोंकियोल्स को आप क्या कह सकते हैं? वायु कोष्ठ नलिका, वायु कोष्ठ या फिर वायु कोष्ठ नलिका। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ऊपर लिख देती हूं। समझ में आ रहा है क्या इतना? जी समझ में आ रहा है सबको? यहां से ये ट्रेकिया जो पहला विभाजन कर रही है, उस विभाजन को हम क्या कह रहे हैं? ब्रोंकाई कह रहे हैं। और ब्रोंकाई को आप क्या कह रहे हैं? वायु नलिका कह रहे हैं। फिर से ये ब्रोंकाई आगे विभाजन कर रही है, उसे हम ब्रोंकियोल्स या फिर क्या कह रहे हैं? वायु कोष्ठ कह रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखो आपको ये जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर दिख रही है ना, थोड़ी ऐसे गुब्बारे नुमा, अंगूर जैसी संरचना, ग्रेप्स जैसी संरचना। ठीक है, इस ग्रेप्स जैसी संरचना को हम कहते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। और इससे सवाल बहुत बनता है, हाईलाइट कर रही हूं। इसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। या फिर आप इसको किस नाम से जानते हैं? कूपिका, या फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा वायु कूपिका। आप इसे क्या कह सकते हैं? एल्वियोलाई या फिर वायु कूपिका। एक बार डायग्राम से समझ लो, फिर मैं एक एक को अलग अलग समझाऊंगी। ठीक है, यहां से समझो, हमारा जो श्वसन तंत्र है, हमने मुख तक का भाग पढ़ लिया। यहां से हमारी शुरू हो जाती है ट्रेकिया वाला भाग। ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप। ठीक है, श्वास नली। ये ट्रेकिया कितने भाग में डिवाइड होती है? आगे जाके फेफड़ों में दो भागों में। तो ट्रेकिया का जो पहला डिवीजन है, उस पहले डिवीजन को आप क्या कह देते हैं? ब्रोंकाई कह देते हैं, या फिर आप क्या कह देते हैं? वायु नलिका। अब ये ब्रोंकाई क्या करती है? आगे जाके ऐसी छोटी छोटी धागे नुमा नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, और इन धागे नुमा नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स या फिर वायु कोष्ठ के नाम से जानते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि यहाँ कुछ हमें ग्रेप्स जैसी, अंगूर जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, और इन ग्रेप्स जैसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई या फिर वायु कूपिका के नाम से जानते हैं। आपसे सवाल बन जाए कि हमारा बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है, क्यों होता है? तो इसका कारण है क्योंकि बाएं फेफड़े की तरफ हृदय गुहा में किसकी उपस्थिति होती है? हृदय की उपस्थिति होती है। हमारा जो हार्ट है वो बाएं फेफड़े के नीचे पाया जाता है। क्लियर है इतना? इसके बाद में देखो कि दोनों फेफड़ों के बीच का जो स्पेस है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूं, सवाल बनता है इसलिए कि दोनों फेफड़ों के बीच की जो जगह है, ये वाला जो स्पेस है, इस स्पेस को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कह देंगे जी मीडिया स्टेनम के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदी में भी आपको मीडिया स्टेनम लिखा हुआ मिलेगा। दोनों फेफड़ों के जस्ट नीचे हम किसकी उपस्थिति देखते हैं? डायफ्राम की उपस्थिति देखते हैं। शायद इतना क्लियर होगा। और फेफड़ों के बाहर की तरफ पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को आप क्या कह देते हैं? प्लूरा झिल्ली कह देते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जो नए स्टूडेंट्स आए हैं आज की क्लास में, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। मनीष जी स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। शेयर करते रहना वीडियो को, मैं बार बार नहीं बोलूंगी।
ले लिया सबने? समझ में आया होगा इतनी चीज? हाँ अकरम जी, चलो ठीक है, मैं मिटा रही हूं इसको। हाँ स्पीड चलो ठीक है कम कर देते हैं, मैं इसको मिटा रही हूं, ध्यान से समझ लिया होगा शायद आपने। चलो मैं ये नाम मिटा रही हूं, एक बार इस डायग्राम को आप बने रहने दो। इसके बाद में देखो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन भाग होता है ना वो होता है एल्विलाई। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो मेन किसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपकी हेडिंग होगी एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई को आप क्या कह सकते हैं, वायु कूपिका कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं, वायु कूपिका कह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर ऑफ लंग्स भी आप लिख सकते हैं। फेफड़ों की संरचनात्मक, स्ट्रक्चर का मीन्स आप क्या लिख लेंगे, संरचनात्मक, फेफड़ों की संरचनात्मक, और फंक्शनल का मीन्स आप क्या लिख लेंगे, क्रियात्मक। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए एल्विलाई यानी कि वायु कूपिकाओं को। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, हम किसे कहेंगे, एल्विलाई को कहेंगे यानी कि वायु कूपिका को कहेंगे। अब देखो यदि हम इन एल्विलाई की शेप की बात करें, किस शेप में पाई जाती है, तो लाइक ए ग्रेप्स यानी अंगूर, जैसे अंगूर होते हैं तो अंगूर के शेप में हमें क्या दिखाई देती है, यहाँ पे ये एल्विलाई दिखाई देती है, वायु कूपिका दिखाई देती है। यदि हम इनकी संख्या की बात करें कि पर लंग यानी कि एक फेफड़े में कितनी वायु कूपिका पाई जा रही है, तो हम क्या कह देते हैं, 1 लाख, यानी कि 1 लाख कूपिकाएं पर लंग पाई जाती है। एक फेफड़े के अंदर यदि वायु कूपिकाओं की संख्या पूछ ली जाए तो आपका आंसर कितना आना चाहिए जी, 1 लाख आना चाहिए। क्लियर है इतना? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, क्योंकि आपको पता है कि यदि एल्विलाई नहीं होगी तो गैसों का एक्सचेंज नहीं हो सकता और रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो यूनिट ऑफ लंग्स को अपन क्या कह देते हैं, एल्विलाई कह देते हैं। शेप की बात करें तो ये लगभग अंगूर ग्रेप्स लाइक दिखाई देते हैं, और संख्या की बात करें तो 1 लाख, 1 लाख पर लंग्स के अंदर किसकी उपस्थिति होती है, यहाँ पे एल्विलाई की उपस्थिति होती है। अब देखो आपके दिमाग में सवाल बन रहा होगा कि ये जो एल्विलाई है ये किस तरीके से काम करती होगी। तो देखो सामने एल्विलाई का जो फंक्शन है हम इसको समझते हैं, और इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन फॉर्म में आना पड़ेगा। ग्रुप में बातें करना बंद करो और सामने समझने की कोशिश करो कि एल्विलाई कैसे काम करती है। वायु कूपिकाओं को आप संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कह रहे हैं? जैसे 1 लाख वायु कूपिका एक फेफड़े में पाई जा रही है, तो मैं किसी एक वायु कूपिका की बात कर रही हूं, किसी एक लंग के बारे में बात करती हूं। जैसे मैंने आपके सामने एक वायु कूपिका बनाई इस तरीके से, समझना मेरी बात को, कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो मुझे बता देना कि मैडम यहाँ पे चीज समझ में नहीं आई। ये मैंने एक वायु कूपिका आपके सामने बनाई है। अब ये वायु कूपिका कैसे काम करती है, तो ये कूपिका कर क्या रही है, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी जो गैस है जो बाहर से हम एयर ले रहे हैं उसके अंदर गैसों का ये वायु कूपिका क्या करवाती है, एक्सचेंज करवाती है। तो अब ये कैसे काम कर रही है, तुम्हारा रेस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा, ये कैसे काम करेगी? सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, जल्दी आंसर देंगे। सवाल क्या है कि फेफड़ों तक ऐसी कौन सी धमनी है या फिर शिरा है जो अशुद्ध रक्त लेके आती है? फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त लेने वाली अगर धमनी है तो उसका नाम क्या है, और अगर शिरा है तो उसका नाम क्या है? मैंने पढ़ाया था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जल्दी बताएंगे, आंसर दो जल्दी।
आर्टरी है या फिर वेन है जो लंग्स तक किसको लेके आती है, एयर ब्लड को लेके आती है, और वो ब्लड कैसा होता है, अशुद्ध होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, प्योर नहीं होता। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी है या फिर वेन है? अश्विनी जी, पंकज नेगी जी पल्मोनरी वेन, विक्की जी पल्मोनरी, परवीन जी राठौड़ आंसर दो, पल्मोनरी वेन या आर्टरी? पल्मोनरी नहीं देना। पल्मोनरी धमनी, ओम सिंह जी सही है बिल्कुल। आर्टरी, पंकज जी एक बार पल्मोनरी लिख रहे हो फिर आर्टरी लिख रहे हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप आंसर दे रहे हो। देखो मैं यहां पे एक बार डिस्कस कर लेती हूं, यदि आपने वो पीछे वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एक तो हमारी होती है पल्मोनरी वेन, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, और एक होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी। यानी कि ये तो हो गई पल्मोनरी शिरा और ये हो गई पल्मोनरी धमनी। अब देखो ये कैसे काम करती है। जितनी भी शिराएं हैं उनके अंदर कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड। जितनी भी धमनियां हैं उनमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन हमने अपवाद में पढ़ा था कि पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो शिरा होते हुए भी इसमें कैसा रक्त बहता है जी, शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो धमनी होते हुए भी इसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध, जबकि रक्त कैसा बहना चाहिए था, शुद्ध रक्त बहना चाहिए था। इसका मतलब क्या है कि फेफड़ों तक ये जो वायु कुपिका है ये किसमें उपस्थित है, लंग्स में, फेफड़ों में। तो फेफड़ों में रक्त को प्योरीफाई किया जाता है, क्यों? क्योंकि रक्त में क्या मिलाई जाती है, ऑक्सीजन मिलाई जाती है। वो जो ऑक्सीजन मिलाई जाएगी वो वायु कुपिका के अंदर मिलाई जाएगी। मतलब वायु कुपिका में जो रक्त आने वाला है वो कैसा आएगा, अशुद्ध। और अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक, इसे फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, क्योंकि ये फेफड़ों तक क्या लेके जाती है, रक्त लेके जाती है। तो आप इसका आंसर क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी या फिर फुफ्फुसीय धमनी, जो कि हमारे हृदय के दाएं भाग से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक या फिर वायु कुपिका तक लाती है। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि ये जो मैंने आर्टरी बनाई है, ये जो धमनी बनाई है, इस धमनी का नाम मैंने लिख दिया पल्मोनरी धमनी। ये हो गई हमारी पल्मोनरी धमनी या फिर फुफ्फुसीय धमनी। और पल्मोनरी धमनी के अंदर जो रक्त होता है ये कैसा रक्त लेके जाती है, हमेशा अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। यानी कि यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो होगा वायु कुपिकाओं में, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके जाएगी, रक्त लेके जाएगी। और ये जो ब्लड जा रहा है, इस ब्लड में, अशुद्ध ब्लड में CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। यानी ये जो ब्लड जा रहा है इसमें किसकी मात्रा ज्यादा है, CO2 की मात्रा ज्यादा है। और O2 की मात्रा क्या है, कम है, क्योंकि प्योरीफाई करने के लिए इसमें क्या मिलाई जाएगी, ऑक्सीजन मिलाई जाएगी। ठीक है, तो यहां से जो पल्मोनरी धमनी जो ब्लड लेके जा रही है उसमें CO2 की मात्रा तो क्या है, ज्यादा, और O2 की मात्रा क्या है, कम। यहां पे जो ब्लड आएगा, ये ब्लड फ्लो करके किस में आएगा, इस वायु कुपिका में। ये जो हम पढ़ रहे हैं वो एक वायु कुपिका पढ़ रहे हैं, और यदि एक वायु कुपिका समझ में आ गई तो एक जैसा काम करती है, वैसा ही 1,00,000 वायु कुपिकाएं काम करती है। ये ब्लड यहाँ पे आ गया, इस वायु कुपिका में यहाँ पे आ गया, और ये अभी कैसा ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, अभी इसको प्योर किया नहीं गया। अब देखो होता क्या है कि देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे मैं एक संरचना बना रही हूं, ऐसे ऊपर की तरफ हमारी क्या उपस्थित होती है, ट्रेकिया। ट्रेकिया यानी कि आप इसे क्या कह सकते हैं, श्वास नली। आप क्या कह देंगे, श्वास नली। आपको पता है कि श्वास नली से हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं। आप ये तो नहीं कह सकते कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, नहीं। हम जब श्वास लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, वायु लेते हैं। तो जैसे ही ये वायु इस श्वास नली से आएगी, हमने कल बात कर ली थी कि इस वायु में
अगर हम बात करें तो 21% तक क्या पाई जाती है जी, ऑक्सीजन पाई जाती है, और लगभग 0.03% किसकी उपस्थिति होती है, CO2, और 78% किसकी उपस्थिति होती है, N2। इसके बाद हमने कर ली थी की क्या है, कमी है, ध्यान से समझना, और CO2 की क्या है, अधिकता है। ये चीज समझने से पहले एक टॉपिक देखो, आपने फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डिफ्यूजन, पढ़ा है सबने, डिफ्यूजन नाम से। और डिफ्यूजन को हम क्या कह देते हैं, विसरण का नाम दे देते हैं। डिफ्यूजन को हम क्या कह देंगे, विसरण कह देंगे। देखो विसरण क्या होता है, गैसों का अपनी उच्च सांद्रता से या फिर उच्च दाब से, गैसों का अपनी उच्च सांद्रता या फिर उच्च दाब से निम्न सांद्रता या फिर निम्न दाब की तरफ स्थानांतरित होना या प्रवाह करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। सवाल बन जाता है हमारे फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज किस विधि से होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए डिफ्यूजन या फिर किस विधि से, विसरण विधि से। ठीक है, विसरण विधि कैसे होगी, गैसों का अपनी उच्च सांद्रता या फिर उच्च दाब से निम्न सांद्रता या फिर निम्न दाब की ओर प्रवाह होना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूं, जैसे मान लो कि हम अच्छा क्वालिटी वाला परफ्यूम लगा के जाते हैं कि आज तो छा जाएंगे, तो होता क्या है कि हमारे आसपास वाले जो लोग हैं, अब हमने परफ्यूम लगाया है, जैसे मैंने लगाया है, तो मेरे पास उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता क्या है, ज्यादा है, वो गैसीय फॉर्म में ही तो है ना। हम जब उसको स्प्रे करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन बाद में वो किस में आ जाता है, गैसीय फॉर्म में आ जाता है। तो मेरे पास उसकी सांद्रता ज्यादा है, लेकिन मेरे आसपास के जो लोग हैं उसके पास उसकी सांद्रता क्या है, कम है। अब उसकी जो सुगंध है वो मुझे कम आएगी और मेरे आसपास वाले लोगों को क्या आएगी, ज्यादा आएगी। क्लियर? क्यों ऐसा क्यों हुआ, जो गैस मेरे पास थी, जो स्प्रे मैंने की थी, वो गैस की सांद्रता मेरे पास ज्यादा थी और आसपास के लोगों के पास क्या थी, कम थी, तो उसका विसरण हो गया उच्च सांद्रता से किस तरफ, निम्न सांद्रता की तरफ हो गया। या फिर दूसरा एग्जांपल ले, जैसे बगीचे होते हैं और बगीचे में क्या है, फूल लगे होते हैं, तो उन फूलों की सुगंध देखो, एक तो आप पास में जाओगे तो वो सुगंध कम आएगी, एक आप दूर खड़े हो तो दूर से ही आपको एक अच्छे से सुगंध आती है फूलों की, फ्लावर्स की। कारण क्या है, वो जो बगीचा है जहां पे वो फ्लावर्स लगे हुए हैं, वहां पे उस गैस जो सुगंध है वो एक गैस ही तो है, उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा, और उसके दूर जो डिस्टेंस वाला एरिया है उस वहां पे सांद्रता क्या है, कम। तो गैस क्या करेगी, अपनी उच्च सांद्रता से किस तरफ जाएगी, निम्न सांद्रता की तरफ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ गए होंगे आप सब कि विसरण किसे कहते हैं, गैसों का अपनी उच्च सांद्रता से किस तरफ जाना, निम्न सांद्रता की तरफ जाना ही क्या कहलाता है जी, डिफ्यूजन या फिर विसरण कहलाता है। अब मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि अभी मैंने बात कर ली है कि यहां पे देखो कि जब एयर आ रही है तो एयर के अंदर CO2 से ज्यादा मात्रा किसकी है, O2 की। ध्यान से समझ लेना, जो वायु हम बाहर से ले रहे हैं वहां पे O2 की सांद्रता CO2 की सांद्रता से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लड हमारी वायु कूपिकाएं हैं वहां पे ऑक्सीजन की सांद्रता CO2 की सांद्रता से क्या है, कम है। ऑक्सीजन बाहर की तरफ क्या है, ज्यादा, यहाँ पे O2 ज्यादा है, तो O2 अपनी उच्च सांद्रता से किस तरफ आएगी, निम्न सांद्रता की तरफ। O2 अपनी उच्च सांद्रता से, सांद्रता एयर में ज्यादा है, उच्च सांद्रता से किस तरफ आएगी, निम्न सांद्रता की तरफ आएगी। यानी O2 गैस को हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, अंदर की तरफ ले रहे हैं। लेकिन CO2 की सांद्रता देखो, एयर के साथ O2 CO2 सभी आएगी, मैं क्रियाविधि समझा रही हूं विसरण की। O2 अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ यानी फेफड़ों में आएगी, वायु कूपिका में आएगी। CO2 की सांद्रता यहां ज्यादा है और यहां पे क्या है, कम है, तो CO2 क्या होगी, यहां से वायु कूपिका से बाहर की तरफ जाएगी, यानी CO2 को हम वापस से छोड़ देंगे। तो गैस ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं और CO2 को हम क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। ये विधि थी हमारी विसरण, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन की सांद्रता ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन अपनी उच्च सांद्रता से
निम्न सांद्रता की तरफ आती है, और CO2 की सांद्रता अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, तो CO2 किस तरफ जाती है, बाहर की तरफ। इसीलिए हम श्वसन प्रक्रिया में O2 गैस को लेते हैं और CO2 गैस को बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है ये केवल कौन सी गैस को सोल्यूबल कर सकता है, ऑक्सीजन गैस को। इसीलिए हम कौन सी गैस लेते हैं, O2 गैस अधिक मात्रा में। अब देखो मैंने यहां पे बनाया है, अब इस ब्लड में क्या मिला दी गई, O2 मिला दी गई। तो जैसे ही इस ब्लड में O2 मिल गई, अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड को मैंने क्या बोल दिया, शुद्ध ब्लड। यानी कि अब ये जो रक्त है वो कैसा हो गया, प्योर हो गया, क्योंकि क्या मिला दी हमने, ऑक्सीजन मिला दी। अब इस शुद्ध ब्लड को कहां लेके जाएंगे, वापस हृदय तक, क्योंकि शुद्ध करने के लिए लाते हैं फेफड़ों में। रक्त शुद्ध हो गया तो ये जो शुद्ध रक्त है ये कहां तक जाएगा, हृदय में। अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी फेफड़ों में ला रही थी, तो इस शुद्ध रक्त को हृदय तक कौन लेके जाएगी, तो मैं यहां पे नाम लिख दूंगी इसका, पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा के नाम से इसको जाना जाएगा। यानी पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को वायु कूपिका में लाती है, और पल्मोनरी शिरा जैसे ही शुद्ध हो जाता है उसको वापस कहां ले जाती है, हृदय में ले जाती है। देखो हम जितनी नाइट्रोजन लेते हैं ना, उतनी की उतनी ही वापस एक्सेल कर देते हैं, वापस छोड़ देते हैं। अभी मैं चार्ट बना दूंगी अपन कौन सी गैस कितना प्रतिशत लेते हैं और कितना छोड़ते हैं, जस्ट अभी बना दूंगी। ये बात बताओ मुझे, ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। ये जो संरचना बनाई है ये हमने बनाई है वायु कूपिका की, जिसे हम फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। वायु कूपिकाओं में जो रक्त आता है वो रक्त कैसा आता है, अशुद्ध रक्त, क्योंकि उसमें कौन सी गैस की मात्रा ज्यादा है, CO2 की, और कौन सी गैस की मात्रा कम है, O2 की। तो CO2 युक्त जो रक्त है उसे हम अशुद्ध रक्त कह देते हैं, और अशुद्ध रक्त वायु कूपिका में कौन लेके जाता है, पल्मोनरी धमनी। जरूर से याद रख लेना, पूछा जाता है, पल्मोनरी धमनी। ये पल्मोनरी धमनी, ये रक्त किस में आया, वायु कूपिका में। यहां भी O2 की मात्रा क्या है, कम, और CO2 की मात्रा क्या है, ज्यादा, यानी रक्त कैसा है, अशुद्ध। प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का जो शुद्धिकरण है वो कहां होता है, फेफड़ों में। वायु कूपिका में क्या मिला दी जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन युक्त रक्त को हम क्या कह देते हैं, शुद्ध रक्त कह देते हैं। ऊपर से ये क्या आ रही है हमारी, ट्रेकिया, श्वास नली, क्योंकि श्वास नली ऊपर होती है, लंग्स कहां है, नीचे। इससे हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। इस एयर में ऑक्सीजन कितना है, 21%, CO2 0.03%, N2 कितना है, 78%। अब क्या है कि गैसों में एक प्रक्रिया होती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, यानी विसरण। यानी विसरण क्या होता है, गैसों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना ही क्या कहलाता है, विसरण। अब ऑक्सीजन की मात्रा बाहर क्या है, ज्यादा, अंदर क्या है, कम, तो ऑक्सीजन बाहर से कहां आ जाएगी, अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अंदर CO2 क्या है, ज्यादा, और बाहर क्या है, कम, तो CO2 अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, यानी कि क्या कर दी जाएगी, बाहर छोड़ दी जाएगी। अब देखो जैसे ही इस रक्त में ऑक्सीजन मिल गई, ये जो रक्त यहां आया है ये कैसा हो गया, शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त जाएगा हृदय के बाएं भाग में, हमने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और यहां तक इसको ले जाने का काम करेगी पल्मोनरी शिरा। मुझे जल्दी से बताओ क्या इतना क्लियर है क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और एक बार मुझे रेस्पॉन्स दे दो, समझ में आ गया तो फिर मैं आगे चलती हूँ। रिंकू गुप्ता जी, चलो ठीक है। लोकेंद्र सिंह जी, यस मैम, ओके। सबको अच्छे से समझ में आया होगा शायद। प्रियंका यादव जी, ओके मैम, ओके, बेस्ट क्लास एवर। ब्रह्मोस जी, थैंक यू वेरी मच। नीरज कुमार जी, यस मैम। परवीन जी, जी मैम क्लियर है, जी मैम, चलो। पूजा जी का भी क्लियर हो गया। सीमा सैनी जी क्लियर है। सोनू वर्मा जी, आज आए हो क्लास में, 2-3 दिन से आए हो शायद। नरसिंह जी कुमार, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद सबने, स्क्रीनशॉट ले लिया ना?
आगे चले, मैं साइड में हो जाती हूँ, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि कई स्टूडेंट बोलते हैं मैम स्क्रीनशॉट लेते हो तो आप बीच में आ जाते हो। चलो आगे। अब हम इसको क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये चीज हमें समझ में आ गई है। अब देखो इस चीज को मैं आपको एक चार्ट से समझाती हूं, चुटकियों में ये चीज आपको याद हो जाएगी बहुत जल्दी। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको याद होने वाला है, तो तैयार हो जाओ इसके लिए। छोटी छोटी मतलब पॉइंट्स के साथ मैं इसको समझाऊंगी। अभी हमारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हुआ क्या, ध्यान से समझ लेना और लिखते भी जाना। सबसे पहले नोज से हमने क्या ली, एयर ली, वायु ली। नोज से हमने क्या ली है, वायु ली है, एयर ली है, ठीक है। यहां से इस नोज से ये वायु किसमें गई, नोज से वायु किसमें जाएगी, यानी नासा छिद्र से हमने क्या ली, वायु। नोज से ये वायु गई फेरिंग्स में, फेरिंग्स में। और ये डायग्राम से मैंने समझा दिया था, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का उभयनिष्ठ भाग क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स में गई, डायग्राम बना दूंगी बीच में, ठीक है। फेरिंग्स के बाद में ये जो एयर है, हम अभी एयर की बात कर रहे हैं। फेरिंग्स के बाद में ये एयर गई एपिग्लोटिस में, एपिग्लोटिस जिसे हम क्या कहते हैं जी, घाटी का ढक्कन के नाम से भी जानते हैं। इसकी बात कर ली थी, घाटी का ढक्कन। एपिग्लोटिस के बाद में ये जो वायु है ये गई हमारी लैरिंग्स में। लैरिंग्स को आप क्या बोल सकते हैं, वोकल बॉक्स। वोकल बॉक्स यानी कि जहां से साउंड बनती है। लैरिंग्स के बाद में, अब आपको यहां से दिखेगा नहीं तो मैं यहां बना रही हूं, ठीक है। लैरिंग्स के बाद में ये जो एयर है, ये जो वायु है, ये किसमें चली गई, हमारी विंड पाइप में। और विंड पाइप को ही आप क्या कह देते हैं, ट्रेकिया। किस नाम से जानते हैं, ट्रेकिया, या फिर इसको आप क्या कह देंगे, श्वास नली। विंड पाइप के बाद में ये जो वायु है, विंड पाइप दो भागों में डिवाइड हुई, जिसको हमने क्या कहा था, ब्रोंकाई। तो मैंने यहां पे लिख दिया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई को आप क्या कह देते हैं, वायु नलिका, वायु नलिका। फिर से ये ब्रोंकाई डिवाइड हुई, तो ये जो वायु है ये गई ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स में चली गई, जिसे हम वायु कोष्टिका कह देते हैं, वायु कोष्टिका ब्रोंकियोल्स में चली गई। ब्रोंकियोल्स के बाद में ये वायु लास्ट में गई एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है, इसे हम क्या कह देते हैं, वायु कूपिका। ये प्रक्रिया हमने श्वसन में पढ़ी। एल्वियोलाई में क्या किया गया, रक्त में क्या मिलाई गई, ऑक्सीजन मिलाई गई, और रक्त को क्या किया गया, शुद्ध किया गया, ठीक है। अब सामने देखो होता क्या है कि ये समझ में आ गए होंगे कि नोज, नाक या फिर नासा छिद्र नोस्ट्राइल से किसमें गया, फेरिंग्स में गई। फेरिंग्स से किसमें गई, एपिग्लोटिस में। एपिग्लोटिस के बाद में क्या पाया जाता है, लेरिंग्स, किस पे, विंड पाइप पे। और विंड पाइप से किसमें गया, ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई से किसमें गया, ब्रोंकियोल्स में। और फिर किसमें गया, एल्वियोलाई में गया। ब्रह्मोजी सही है, सामने देखो समझ में आएगा। अब देखो मैं एक बार इसको मिटा देती हूँ, बीच में वो डायग्राम बनाती हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। हमने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था, पहली ही क्लास की बात है। ये हमारी होती है ट्रेकिया विंड पाइप। ये वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं नोज, ये वाला जो भाग है इसे हम कह देते हैं माउथ, इस वाले भाग को हम कह देते हैं फेरिंग्स। क्या कह देंगे, फेरिंग्स। यहाँ पे जो विंड पाइप, ये जो पाइप है दो भागों में डिवाइड होगी। यहाँ पे जो ऐसी संरचना पाई जाती है, ये वाली संरचना, इसको कहा जाता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। यहाँ पे ये डिवाइड हुई, ये हो गई हमारी फूड पाइप और ये हो गई हमारी विंड पाइप, विंड पाइप। और विंड पाइप के ऊपर यहां से ऐसी संरचना में पाया जाता है हमारा लेरिंग्स, वोकल बॉक्स।
ये विंड पाइप क्या हुई, ये ट्रेकिया आगे दो भागों में डिवाइड हुई, इनको हमने कह दिया ब्रोंकाई, और ये आगे डिवाइड हुई, इनको कह दिया ब्रोंकियोल्स, और यहाँ पे ऐसे अंगूर नुमा संरचना दिखाई दी, इनको हमने क्या कह दिया, एल्वुलाई। क्या यही प्रक्रिया हमने लिखी है क्या डायग्राम में? क्या दिक्कत आ रही है? सही तो चल रहा है सब? विंड पाइप से ब्रोंकियाई को दे दिया जाता है, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स को दे दिया जाता है, और लास्ट के अंदर किसमें चली जाती है, एल्वुलाई यानी कि वायुकुपिकाओं में। क्लियर है इतना? ये डायग्राम आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस चीज को समझने के लिए। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। जल्दी से लेंगे। आप शेयर क्यों नहीं करते? अरे सही है भाई, ध्यान से पढ़ना पीछे। पहले वाली क्लास पढ़ो पहले अच्छे से आप। चलो ठीक है। इसके बाद में देखो, जैसे ही हम इसको पढ़ लेते हैं, हम बात करेंगे यहां पे डायफ्राम की। हमने जो अभी फेफड़ों के नीचे डायफ्राम बनाया था, कि ये जो डायफ्राम है सबसे पहले तो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। मस्क्यूलर किससे मिलके बना होता है? मांसपेशियों से। इस डायफ्राम के कार्य आपसे पूछे जाते हैं कि डायफ्राम का कार्य क्या होता है। बहुत बार सवाल बना हुआ है। तो सबसे पहले तो ये चीज देखो कि ये ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला, यहां पे हमारा डायफ्राम उपस्थित होता है। यहां पे ये जो ऊपर वाला भाग है, यहां जो फेफड़े पाए जाते हैं, इसको बोला जाता है चेस्ट केविटी। हमारा जो चेस्ट वाला भाग है, इसको हम क्या कह देते हैं? चेस्ट केविटी। और इस डायफ्राम के जस्ट नीचे का ये वाला भाग है, इसको कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नाम से इसको जाना जाता है। वक्ष गुहा, ये हमारी चेस्ट केविटी, चेस्ट। तो इस चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करने के लिए किसकी उपस्थिति पाई जाती है? डायफ्राम की उपस्थिति पाई जाती है। तो पहला सवाल तो आपसे यही बन जाएगा, पहला सवाल तो यही बन जाएगा कि चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने के लिए किसकी प्रेजेंस होती है? डायफ्राम की होती है। किसकी होती है? डायफ्राम की। चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने के लिए डायफ्राम की उपस्थिति होती है। दूसरा जो इसका फंक्शन है डायफ्राम का, ये दूसरा फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी रेट। हमारी जो श्वसन दर है, ये श्वसन दर को नियंत्रित करता है। श्वसन दर को नियंत्रित करता है कंट्रोलर ऑफ रेस्पिरेटरी रेट। श्वसन दर को नियंत्रित करता है। तो ये दो काम मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके? डायफ्राम के। एक मस्कुलर ऑर्गन है, और डायफ्राम करता क्या है? हमारी जो ऊपर वाली कैविटी चेस्ट है, डायफ्राम जस्ट लंग्स के नीचे पाया जाता है, और उसके नीचे क्या पाया जा रहा है? एब्डोमिनल कैविटी। तो इस चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करने के लिए क्या पाया जाता है? एब्डोमिनल का उदर गुहा हो गया, हिंदी में देख लो, ये उदरीय गुहा हो गया, पेट वाला भाग है, ये हमारा चेस्ट वाला भाग हो गया। तो चेस्ट को जो पेट वाला भाग है उससे अलग करने के लिए क्या पाया जाता है? डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है, दूसरा कार्य हो गया डायफ्राम का, ये श्वसन दर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ये दोनों काम आपको किसके याद रखने हैं? डायफ्राम के याद रखने हैं। इसके बाद में देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगी, जो क्वेश्चंस है वो बन रहे होते हैं। सबसे पहला सवाल, हो सके तो आपको आंसर आता है तो मुझे बताते जाना। पहला जो सवाल बनेगा वो क्या बनेगा कि प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य
मनुष्य कितनी लीटर गैस को अंदर ले सकता है, यानी इनहेल कर सकता है। इनहेल का मतलब अंदर लेना। एक साथ 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य कितने लीटर गैस को इनहेल और एक्सहेल कर सकता है? एक्सहेल का मतलब बाहर छोड़ना। जल्दी आंसर देंगे, अभी चैप्टर में खत्म करवा दूंगी, जल्दी आंसर दो। मनीष प्रकाश जी बहुत उत्सुक हो आप, क्या बात है? व्हाट हैपन? कितने लीटर गैस को एक स्वस्थ मनुष्य एक साथ इनहेल और एक्सहेल कर सकता है? कुमार मनीष जी प्लीज ध्यान दे लो, इधर सवाल कर रही हूं मैं, आप आंसर दे रहे हो। गुड़िया लंच किया? परवीन जी हाँ आप ठीक जा रहे हो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन भी आपको देखने को मिलता है। 500 ग्राम नहीं, नहीं पता मैम। ज्ञान धाम जी, सबसे पहले तो आपने कैसा नाम डाल रखा है, ज्ञान धाम जी। विक्रम सिंह जी 7000 लीटर, जी बिल्कुल आप भी सही गए हो। 7000 लीटर या 7000 ml हैं, कुछ कंफ्यूज हो गए, ml करो इसको। जैसे सीमा जी हाँ ठीक है आपका भी। हाँ जी गुड इवनिंग। स्किप मैम 7000 ml। विक्की जी अब सही है। चलो, 1 मिनट में मनुष्य कितने लीटर गैस को इनहेल और एक्सहेल कर सकता है? सामने देखना, आपको आंसर देना है 7 से 8 लीटर, या फिर आप इसको 7000 से 8000 ml भी बोल सकते हैं। 7 से 8 लीटर गैस को एक मनुष्य 1 मिनट में इनहेल और क्या कर सकता है? एक्सहेल कर सकता है। याद रखना इस सवाल को। अब मैं सवाल चेंज कर रही हूं, दूसरा, एक डे में बताओ, एक दिन में एक मनुष्य कितनी लीटर, शॉर्ट में लिख रही हूं, कितने लीटर गैस को इनहेल और एक्सहेल कर सकता है? इनहेल और एक्सहेल कर सकता है। एक दिन में एक मनुष्य कितने लीटर गैस को इनहेल और एक्सहेल कर सकता है? आप आंसर दो जल्दी एक बार। विजय पाल जी, पटवार में साइंस डीपली आएगी और आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पटवार एनटीपीसी सबके लिए है, राजस्थान पुलिस हो। परवीन सिंह जी 84,000 ml, जो बुक्स में जो वैल्यू हमें दी हुई है एवरेज, उसकी बात हम यहां करेंगे। ml में तो नहीं, लीटर में दो आंसर। 84,000 ml 22 से 23 लीटर। याद रखेंगे हमेशा 11,000 लीटर, आज से ही याद रख लेना। 11,000 लीटर एयर, हम वायु की बात कर रहे हैं, यहां ऑक्सीजन आ गया तो आंसर गलत हो जाएगा। 11,000 लीटर को हम एक दिन में इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मिटा रही हूं इसको। अब आप बताएंगे एक दिन में, नेक्स्ट तीसरा सवाल, एक दिन में कितनी लीटर ऑक्सीजन, कितनी लीटर ऑक्सीजन, अब की बार मैंने एयर की बात नहीं की है, कितनी लीटर ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल कर सकता है? जल्दी बताएंगे।
एक दिन में कितनी लीटर ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल किया जा सकता है? केवल ऑक्सीजन की बात करेंगे, एयर वाला आंसर मत दे देना, सवाल गलत हो जाएगा। बताओ जल्दी से। पंकज नेगी जी 1 0 ज्यादा जोड़ दिया आपने और सब सही था। चलो आप आंसर लिख लेंगे। 550 लीटर, 550, 550 लीटर, 550 लीटर। हाँ, आपने 1 0 ज्यादा जोड़ दिया था इसमें। 550 लीटर याद रखेंगे आज से। अब देखो ये चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी 1 2 सवाल बचे हैं, 1 2 सवाल और बचे हैं, जिनसे मैं 1 2 टॉपिक है, जैसे मान लो कि ब्रोंकियोटिस जो डिजीज वगैरह है, ठीक है, एम्फीसीमा वगैरह, उन सब की बात करेंगे कल की क्लास में।